नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम की बात करें तो 2023 के अंदर इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो अपन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्यों ना इसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन त्रुटियों के वर्गीकरण से। सबसे पहले अपन देखते हैं कि त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें तो वो है क्रमबद्ध त्रुटियाँ। भाई क्रमबद्ध त्रुटियों की परिभाषा क्या होगी? तो कह रहा है कि क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती है। तो अपन कह सकते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियों के जो चिन्ह हैं वो निर्धारित हैं, या तो वो धनात्मक होगी या फिर वो ऋणात्मक होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि क्रमबद्ध त्रुटियां या तो धनात्मक होंगी या फिर ऋणात्मक होंगी। पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है। आगे चलिए, क्रमबद्ध त्रुटियों के स्रोत क्या हैं, यानी क्रमबद्ध त्रुटियां किस किस कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले एक पढ़ रहे हैं अपन यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी यंत्र की वजह से जो त्रुटियां उत्पन्न हुई हैं उसको अपन यहाँ पे नाम दे रहे हैं यंत्रगत त्रुटियां। क्या कहेंगे यंत्रगत त्रुटियों को? ध्यान से सुने। ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, यानी मापक यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कॉन्सेप्ट सही से नहीं बना पाए या समझ में ही नहीं आया कि इससे रीडिंग अपने को कैसे से लेनी है। दूसरा है त्रुटिपूर्ण अंशांकन, यानी जब अपन किसी एक पैमाने को बना रहे थे तो वो किसी दूसरे से अपन तुलना करके बनाएंगे, या चीज़ों को कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर की लंबाई इतनी होनी चाहिए, तो अपन 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा या कम नाप रहे हैं तो अपना त्रुटिपूर्ण अंशांकन हो गया। उसके बाद है शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि, इन तीनों को अपन एग्जाम्पल या उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण देखिए क्या कहना चाहता है, ये आपको यहाँ पे सारा सब कुछ समझा देगा। किसी तापमापी का अंशांकन ठीक न हुआ है तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, ये एसटीपी पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 104 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं होगी ना 4 डिग्री सेल्सियस की त्रुटि, यानी उसका अंशांकन ठीक से नहीं हुआ। तो वो क्या कर रहा था कि जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पड़ना था उसकी जगह 104 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है। तो ये अपन कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण हुआ है। दूसरा देखो, किसी वर्नियर कैलिपर्स में उसके दोनों जबड़े मिला दें, फिर भी वर्नियर पैमाने का जो शून्य है मुख्य पैमाने के शून्य के साथ संपाती नहीं होता। वर्नियर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको शून्यांक त्रुटि पढ़ाई भी गई है। शून्यांक त्रुटि होती क्या है? सबसे पहले ये देखो, जब दोनों जबड़े मिला दिए जाए ना तो वर्नियर जो कैलिपर होता है उसके अंदर 2 पैमाने होते हैं, एक वर्नियर पैमाना होता है और एक मुख्य पैमाना होता है। यदि वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाने का शून्य एकदम सीध में होना तब तो वहाँ पे शून्यांक त्रुटि होगी नहीं, लेकिन वो एकदम सीध में नहीं हो तो वहाँ पे शून्यांक त्रुटि होगी, या तो वो धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी। तो अपन कह सकते हैं उसका चिन्ह क्या है? फिक्स है। तो ये होगी आपकी शून्यांक त्रुटि। उसके बाद किसी साधारण पैमाने का एक सिरा घिसा हुआ, मान लीजिए जो अपन स्केल काम लेते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, जानते भी होंगे। कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करने गया, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में उसने क्या कर दिया कि उस मीटर पैमाने को दीवार से ऐसे घिस के उसका जीरो ख़त्म कर दिया और उसको जीरो के बाद तक पहुंचा दिया। अब कोई जो दूसरा बच्चा आता है वो मापन करेगा, तो भाई अपन मापन करेगा तो अपन कह सकते हैं कि वो 10 सेंटीमीटर नापेगा। क्या वो 10 सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर से कम होगा, क्योंकि उसका शून्य तो उसने घिस दिया है। तो इस तरीके की जो त्रुटियां प्राप्त होती है ना प्यारे दोस्तों, वो होती है यंत्रगत त्रुटियां। तो समझ में आया? क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होंगी जिनका चिन्ह जो है या तो धनात्मक या ऋणात्मक। इसके अंदर जो पहला कारण था वो यंत्र के कारण त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें कारण मैंने बता दिए, यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना हो, त्रुटिपूर्ण अंशांकन हो, या फिर शून्यांक त्रुटि हो। तो ये अच्छे से समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कारण होता है क्रमबद्ध त्रुटियों का? तो दूसरा है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक, जो टेक्निक अपन काम ले रहे हैं प्रयोग करने की, वो सही नहीं है, या फिर अपन कह रहे हैं कि कार्यविधि में अपूर्णता, यानी जो प्रोसीजर अपने को करने थे वो पूरे ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं अपनी त्रुटि आ सकती है। एग्जाम्पल भी इसने दिया है कि मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए यदि आप तापमापी को बगल में लगाकर ताप याद करेंगे ना तो ताप शरीर के वास्तविक ताप से सदैव कुछ ही कम ही आएगा। तो अपन कह सकते हैं जैसे अपने को बॉडी का टेम्परेचर नापना है और बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए अपन थर्मामीटर लेके आते हैं
वो थर्मामीटर अपन क्या करते हैं, बगल में लगाते हैं, ठीक है। तो बगल में लगाएंगे तो अपन कह सकते हैं भाई वास्तविक उतना ताप तो प्राप्त होगा ही नहीं ना जितना बॉडी का है, उससे थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रयोग के दौरान बाह्य परिस्थितियाँ, जैसे अपन गर्मियों में प्रयोग कर रहे हैं तो बाहर का तापमान ज़्यादा होगा, या फिर दाब, वायु का जो वेग है, आर्द्रता है, परिवर्तन के कारण भी कई बार त्रुटियां आ सकती हैं। जैसे किसी बच्चे को बोला गया प्रयोग करने के लिए कि आपको तापमान इस वस्तु के या इस गर्म पानी का ताप नापना है, ठीक है। तो वो प्रयोग करता है तो मान लो वो कब करता है, सुबह, दोपहर या फिर शाम को, या फिर गर्मियों या सर्दियों, इन चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि सरलोलक हो, उसके दोलनों को गिन रहा है, और मान लीजिए फैन चल रहा है तो उसकी वजह से अपन कह सकते हैं उसके दोलन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो उस तरीके से ये चीज़ों पे फर्क पड़ जाता है। तो ये क्या होगी, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता होगी। चीज़ें समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा थ्योरी अपने को इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, क्रमबद्ध त्रुटि का तीसरा कारण है व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर्स, यानी किसी व्यक्ति के खुद के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है ना, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटियां। क्या होती हैं ये त्रुटियां, देखो ध्यान से देखो। कह रहा है कि ये त्रुटियां प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह, उपकरण के समंजन में रह गई कमी, या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां न बरतने आदि के कारण होती है। यदि आदमी है वो रीडिंग ले रहा है, उस टाइम से जो उसको बोला जाता है कि इस तरीके से रीडिंग लेना है, वहाँ पे वो ऐसे रीडिंग नहीं ले रहा है, या फिर जो उपकरणों का जो सेटअप है उसको सही से नहीं कर पा रहा है, तो इन वजह से अपन कह सकते हैं ये व्यक्तिगत त्रुटियाँ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कि जो कोई भी जो पैमाना होता है जिसमें नीडल होती है, उस नीडल वाला अपन पाठ्यांक लें तो ये ज़रूरी होता है कि जो फॉर एग्जांपल अपन घड़ी की बात करें, जैसे सुई वाली घड़ी है, उसका भी अपन समय सही से नापना चाहते हैं तो उसके जस्ट सामने आके नापेंगे तो आपको एकदम वो सुई जहाँ पे है वहीं पे आपको दिखाई देगी। यदि आप दाएं या बाएं से नापते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि रीडिंग का भी ये प्रभाव पड़ जाता है कि रीडिंग के केस में यदि आप दाएँ या बाएँ से रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पाठ्यांक में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो पाठ्यांक लें या रीडिंग लें वो जस्ट उसके ऊपर होके लें। तो ये अपनी खुद की वजह से गलती होती है, और इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको इस तो पाठन में लंबन के कारण त्रुटि आएगी। किसके कारण? लंबन के कारण, यानी आप उसके जस्ट सीध में नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां होगी, ठीक है। अब इनको कैसे कम किया जाए ये भी कारण पढ़ लो। तो कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सुधरी हुई प्रायोगिक तकनीक ले लो, यानी आपकी जो टेक्नोलॉजी है या जो प्रयोग करने की टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सुधरी होनी चाहिए, और प्रयोग में थोड़े अच्छे मापक यंत्र का काम लो, और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह यानी जो आपकी जो खुद की पर्सनल जो व्यक्तिगत त्रुटियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि निश्चित सीमाओं तक आकलन किया जा सकता है और उनको कम किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं क्रमबद्ध त्रुटि को पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फिर इनको अपन सुधार भी सकते हैं। तो इस तरीके से क्रमबद्ध त्रुटि समझ में आई। पहला पॉइंट इसमें याद रखिए, चिन्ह धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। किस किस वजह से आएगी? तो अपन कह सकते हैं व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, या फिर प्रायोगिक तकनीक की वजह से, प्रयोग करने की वजह से हो सकता है, या फिर यंत्र के कारण हो सकता है। ये 3 कारण आपको पढ़ा दिए, तो आप इसी तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा मन में ध्यान रखें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो दूसरा प्रकार है एक क्रमबद्ध हो गया, दूसरा इसमें है यादृच्छिक त्रुटि। भाई यादृच्छिक त्रुटि क्या होगी? यादृच्छिक को अपन इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर्स। तो कहता है कि मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। यदि वो कम नापती है तो कम ही नापते रहते हैं पूरे प्रयोग में, और ज़्यादा नापने लग जाए तो ज़्यादा ही नापता है। लेकिन यादृच्छिक त्रुटियां होती है ना, वो अनियमित होती हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो इसलिए इसने लिखा है कि इनके चिन्ह ये धनात्मक और ऋणात्मक फिक्स नहीं होती, और परिमाण में भी फिक्स नहीं होती। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यादृच्छिक त्रुटि जो होती है उसका चिन्ह फिक्स नहीं होता, वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती हैं। तो इस तरीके से, और परिमाण में भी यादृच्छिक होती हैं, यानी कम ज़्यादा होती रहती है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अपन पिछले एग्जाम्पल में पढ़ के आए कि जो मीटर पैमाना है उसको किसी ने घिस दिया, तो घिसने के बाद जितना वो कम नापेगा ना, वो वैसे ही कम नापता जाएगा, और त्रुटि का प्रकार भी एक ही होगा। ये चीज़ें समझ में आई। आगे क्या लिखता है? यादृच्छिक त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं, ताप, वोल्टता, प्रदाय, प्रयोग अवस्था की यांत्रिक कंपन में होने वाले यादृच्छिक
अन्य में उतार चढ़ाव के कारण होता है, ठीक है, या फिर पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई पूर्वाग्रह रहित, वो सही थी ये रहित है, व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण होती है। और इसका जो है कह सकते हैं कि ये जब अपन कहते हैं कि कई बार जो उतार चढ़ाव है, जैसे वोल्टा का मापन कर रहे हैं तो उसमें कभी ज़्यादा कभी कम, और ये रैंडम एरर होती है, इनका अपन पता कम नहीं लगा सकते, इनको पकड़ नहीं सकते और इनको ढूंढ नहीं सकते, और फिर इसको कम करने में दिक्कत आती है। तो इसको कम करने का एक तरीका है कि आप है ना, जो आप रीडिंग लें, उस रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लें। मान लें आपने 10 बार रीडिंग ली, तो कहते हैं कि 10 बार रीडिंग लेने से त्रुटियाँ थोड़ी कम हो जाएगी। तो यादृच्छिक त्रुटि में 2 बात याद रखिए, चिन्ह निर्धारित नहीं है, परिमाण निर्धारित नहीं है, पहली बात। उतार चढ़ाव आते हैं और यादृच्छिक होते हैं, ये बात याद रखिए। उसके बाद इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो बार बार प्रयोग को दोहराकर, यानी बार बार रीडिंग लेकर किया जा सकता है। यदि आप 5 रीडिंग ले रहे हैं, क्या रीडिंग ले रहे हैं, 5 रीडिंग, यदि उसमें त्रुटि x है, तो यदि आप रीडिंग 10 कर दें तो आप कह सकते हैं उसमें त्रुटि हो जाएगी x/2, यानी आप जितने गुणा रीडिंग लेंगे उतने ही गुणा त्रुटि कम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 गुणा रीडिंग ली तो उसकी त्रुटि आधी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही। तो इस तरीके से अपन यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने का एक ही कारण जान सकते हैं, उसकी बार बार या बहुत सी बार रीडिंग ली जाए तो त्रुटियाँ कम हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्रमबद्ध और यादृच्छिक त्रुटियाँ थ्योरेटिकल रूप से कंप्लीट हो गई। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2023 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशी उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियाँ क्या होगी। ये अपन स्टेटमेंट कह सकते हैं जो अभी पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट को, इसको तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि उतार चढ़ाव, वो भी कैसा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी जाएंगे अप्रत्याशी और यहाँ पे लिखा है अन्य में उतार चढ़ाव, तो बात तो एक ही होगी। तो अपन कह सकते हैं ताप या वोल्टता में अप्रत्याशी, पता नहीं है कि एक ही प्रयोग में चिन्ह फिक्स नहीं है, तो उतार चढ़ाव का मतलब हो गया कभी प्लस तो कभी माइनस। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं त्रुटि कौन सी होगी, यादृच्छिक त्रुटि। तो इस तरीके से ये अपना सही आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों अभी अपन ने क्या देखा, त्रुटियों का वर्गीकरण। अब अपन न्यूमेरिकल के लिए देख रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि वास्तविक मान क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक मान क्या होगा। देखिए अपने पास वास्तविक मान होगा तभी तो अपन मापित मान के साथ तुलना करके ये बता सकेंगे ना कि ये वास्तविक मान से कितना दूर है, यानी इसमें कितनी त्रुटि है। तो इसके लिए वास्तविक मान तो पता करना ही पड़ेगा। लेकिन अपन कह सकते हैं कि यदि अपने को वास्तविक मान दिया ही नहीं हो, अपने को पहले पता ही नहीं हो, तो फिर अपन क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके अपन पाठ्यांक लेंगे। पाठ्यांक मतलब रीडिंग लेंगे, यानी किसी भी प्रयोग में आपने मान लीजिए 10 रीडिंग ले ली, ठीक है, 10 रीडिंग ले ली। अब आपको देखना है कि इसका वास्तविक मान क्या होगा। तो कहता है कि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तो माध्य मान को ही वास्तविक मान मान लेंगे। माध्य क्या होता है, औसत लेना। तो जो भी आपने रीडिंग ली थी, जैसे यहाँ पे पहली रीडिंग है A1, दूसरी है A2, तीसरी है A3 और NV कोई सी भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, 15वीं भी हो सकती है, वो NV होगी। तो यहाँ पे सारे पाठ्यांक को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भाग लगा देंगे। जितनी बार पाठ्यांक लिया है, तो इसने n बार पाठ्यांक लिया है तो n से भाग लगा दिया। तो इस तरीके से अपने को ये प्राप्त हो गया AM, जिसको अपन कह रहे हैं माध्यमान, जो कि अपने लिए वास्तविक मान की तरह काम करने वाला है। तो पहला पॉइंट अपन वास्तविक मान तो सीख गए। वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तो अपन माध्य मान को ही वास्तविक मान मान लेंगे। और माध्य मान निकालने का सिंपल सा तरीका है, सब पाठ्यांक को जोड़ के भाग लगाना है n का। n क्या है, जितने पाठ्यांक आपने लिए हैं उनकी संख्या। जिस तरीके से अपन अपने विषयों में औसत मान पता करते थे, तो क्या करते थे, 5 विषय हैं, जैसे पांचों में जो आपने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उनको जोड़ के क्या 5 का भाग नहीं लगाते थे, आपको याद आया होगा। तो इसी तरीके से अपन औसत मान पता कर लेंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि पता करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका मापित मान और एक आपका वास्तविक मान। तो परिभाषा कहती है कि राशि के मापित मान और वास्तविक मान के बीच के अंतर के परिमाण, यहाँ पे देखिए परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इस परिमाण को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अपन कह रहे हैं कि पहली रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। तो अपन कहेंगे मापित मान A1 है, माध्य मान ये है, तो मापित में से माध्य घटा दिया तो यहाँ पे आपको मिल गया। इसके अंदर होता क्या है कि ये माइनस का यहाँ पे संक्रिया है, तो यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के उत्तर मिलते हैं।
लेकिन अपन बात करेंगे परिमाण की, तो परिमाण की यानी धनात्मक आए वो तो धनात्मक मान ही लेंगे, लेकिन जो ऋणात्मक आए उसको भी अपन धनात्मक के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे मैं मोड़ लगा रहा हूँ, धनात्मक उत्तर आएगा वो तो धनात्मक हो ही जाएगा, ऋणात्मक होगा वो भी धनात्मक होगा, तो इसीलिए इसने लिखा है परिमाण। इसी तरीके से दूसरे में निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो उसका मापित मान में से माध्यमान को घटा दीजिए, और इसी तरीके से nवें पाठ्यांक के अंदर अपन निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो उसका nवां मापित मान में से माध्यमान को घटा दीजिए। इस तरीके से सभी पाठ्यांक 10 के 10 पाठ्यांक है, तो आपको क्या करना है कि 10 के 10 पाठ्यांक में से, जैसे पहले में से माध्य, दूसरे में से माध्य, और यदि धनात्मक आए तो ठीक है, ऋणात्मक आए तो उसको भी अपन धनात्मक लेंगे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो धनात्मक ही होगी, क्योंकि धनात्मक को तो धनात्मक बना ही देते हैं, तो ऋणात्मक भी धनात्मक बना देंगे। ये बात समझ में आई? अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे अधिकतम त्रुटि देखने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं तीसरी राशि जिसका नाम है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य का मतलब मैंने पहले ही बताया था औसत होता है, लेकिन औसत किसका लेना है? निरपेक्ष त्रुटि का। बोला निरपेक्ष त्रुटि क्या थी? अभी फाइंड करी थी ना, डेल्टा A1 डेल्टा A2। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं उन सबको क्या करिए, जोड़िए। तो पहले में डेल्टा A1 मोड के साथ लिखा है ना, डेल्टा A2, और इस तरीके से डेल्टा A1। पहले पाठ्यांक में निरपेक्ष, दूसरे में निरपेक्ष और तीसरे में निरपेक्ष। कितने पाठ्यांक थे? n, तो n का भाग लगा दिया। इस तरीके से डेल्टा AM भी आ गया। अब अपन कह सकते हैं कि दो उत्तर आ गए। अब अपन किसी राशि को किस तरीके से दर्शाएंगे, जैसे कोई भी राशि अपने पास है, उस राशि का जो प्रदर्शन अपन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। कैसे कि कोई भी राशि है उसको त्रुटि के साथ दर्शाना हो तो अपन कह सकते हैं कि उसका माध्यमान प्लस माइनस में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं तो इस तरीके से अपन कहेंगे उसका AM माध्यमान प्लस माइनस डेल्टा AM। तो इस तरीके से इस राशि को यहाँ पे अपने को दर्शाना होगा। तो इस तरीके से कितनी राशियाँ पता करी? AM। वास्तविक मान कैसे पता करोगे? वास्तविक मान पता करने के लिए सभी रीडिंग को जोड़ के भाग लगाना है, कितनी बार रीडिंग ली। बोला डेल्टा AM कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले डेल्टा A1 A2 A3 सब कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका माध्य ले लेंगे और इससे डेल्टा AM मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये मिल चुका है, ये इतना हो चुका है। अब आपसे आगे दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, वो कौन से होंगे? देखो, इसमें पहला होगा सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा? देखो, यहाँ से अपन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपके पास पाठ्यांक ऐसे लिखा है, तो सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है तो सूत्र कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्यमान। अपन कह सकते हैं ये बटा ये, तो डेल्टा AM बटा AM। तो ये क्या होगा? सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी को इस तरीके से त्रुटियों के साथ लिखा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं कि लंबाई है, उस लंबाई का मापन किया किसी ने, उसकी लंबाई है 5 प्लस माइनस में 0.1, इस तरीके से किसी ने लिख दिया। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, ये आपका क्या लिखा हुआ है? डेल्टा AM। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखा तो 0.1 बटा 5, ये आपका क्या हो जाएगा? सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें? अब आता है प्रतिशत त्रुटि। भाई प्रतिशत त्रुटि बिल्कुल आसान है, जो भी आपकी सापेक्ष त्रुटि आई ना उसको किससे गुणा कर दो? 100% से गुणा कर दो, तो फॉर्मूला वही रह गया। मैं जल्दी से फॉर्मूला लिखूं कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो आपका होगी डेल्टा AM बटा AM और गुणा 100%, ये आपकी प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि का यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप क्या क्या सीखे आप देखें, एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको क्या क्या सिखाया गया। सबसे पहले वास्तविक मान, यदि वास्तविक मान नहीं दिया गया है तो माध्यमान ही वास्तविक मान होगा। बोला निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? हर एक मापित मान में से माध्यमान को घटाते जाइए, लेकिन परिमाण देखना है, यानी आपको धनात्मक यहाँ पे लेने हैं। समझ में आए? उसके बाद आप कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो डेल्टा आपने फाइंड करे थे उन सब डेल्टा को जोड़ के भाग लगा दो n का, तो आपके पास डेल्टा AM आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास AM भी आ गया और डेल्टा AM भी आ गया। किसी राशि को दर्शाने का यह तरीका होता है कि A माध्य प्लस माइनस में डेल्टा A माध्य, यानी AM प्लस माइनस में डेल्टा AM होगा। यानी अपन कह सकते हैं किसी लंबाई का मापा गया मान 5 प्लस माइनस में 0.1 होगा, तो 5 अपन कह सकते हैं इसका वास्तविक मान है और 0.1 की यहाँ पे त्रुटि है, तो अपन कह सकते हैं इसका 5.1 भी हो सकता है और 4.9 भी आंसर हो सकता है। यदि आपको इसमें चाहिए सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि तो बड़ा आसान है, डेल्टा AM बटा AM हो जाएगा, डेल्टा AM बटा AM हो जाएगा। और आपको चाहिए प्रतिशत त्रुटि तो आपको 100 से गुणा कर देना है। ये चीजें आप अच्छे से याद रखिए, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, तो अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अपन क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, 3 डेटा अपने को चाहिए। तो इसके लिए अपने को दिया गया है, कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का दोलन काल ज्ञात करते हैं। और इस प्रयोग के अंदर अपन ये पाठ्यांक लेते हैं, 5 पाठ्यांक आपको दिए गए हैं। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वास्तविक मान। यदि वास्तविक मान आपको नहीं दिया गया हो तो आप कहते हैं कि माध्य मान ही वास्तविक मान होता है।
बोला माध्य मान कैसे निकालते हैं, सभी पाठ्यांक को जोड़ दो। तो चलिए जोड़ देते हैं। 2.63 प्लस में 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80, ये 5 पाठ्यांक हो गए। अब अपन कह सकते हैं माध्य मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर पाठ्यांकों का योग बटा कितनी बार पाठ्यांक लिए गए, 5 बार। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ते हैं ना ऊपर, तो इनको जोड़ें तो अपन कह सकते हैं कि जोड़ने से उत्तर आएगा यहाँ पे 13.12 और भाग लगाना है 5 का। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 2.62। तो इस तरीके से अपन ने वास्तविक मान तो कैलकुलेट कर लिया, बट वास्तविक मान तो पूछा ही नहीं था। पहला मान तो निरपेक्ष त्रुटि है। चलिए निरपेक्ष त्रुटि पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि मापित मान में से माध्य मान आपको घटाने, मापित मान में से माध्य मान घटाने। जैसे पहले पाठ्यांक में अपन पता करें तो डेल्टा T1, ठीक है, लेकिन अपन कहते हैं परिमाण चाहिए तो यहाँ पे मोड लगा देंगे। तो अपन कह सकते हैं, देखो क्या करें, मापित मान में से माध्य मान घटाना है। तो मापित मान तो ये है और माध्य मान ये है, तो 2.62। ठीक है, ये उत्तर वैसे भी धनात्मक आ रहा है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका उत्तर आएगा 0.01। इसी तरीके से दूसरे पाठ्यांक में भी, तो डेल्टा T2 क्या होगा, मापित मान देखो 2.56 माइनस 2.62, ये अपन ने कैलकुलेट करा था। इसको आप इसमें से घटाएंगे तो उत्तर नेगेटिव का आएगा, लेकिन अपन कह सकते हैं इसका परिमाण लेंगे तो 0.06। इस तरीके से आप डेल्टा T3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल्टा T3। और ये क्या होगा, जो आपने रीडिंग ली कितनी थी, 2.42 माइनस माध्यमान 2.62, ये भी मान आपका ऋणात्मक आने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि इसको भी आप धनात्मक बना देंगे तो ये होगा आपका, इसमें से घटाओ भाई तो 0.20, लेकिन ये आया नेगेटिव में था, लेकिन अपन इसको धनात्मक बना दें। इसी तरीके से चौथे पाठ्यांक में भी इसी तरीके से देखें तो 2.71 माइनस 2.62, इसको घटाइए तो अपन कहेंगे ये तो धनात्मक ही आ रहा है, तो 0.009, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट डेल्टा T5 ये आपका आ गया कितना है भाई, 2.80 माइनस में 2.62 और इसका मोड लेना है तो ये आएगा आपका 0.18। तो ये तो काम हो गया अपने डेल्टा यानी निरपेक्ष। अब देखो अपने को क्या चाहिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा TM। क्या सूत्र होता है भाई, आप कहते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे निकाली है निरपेक्ष त्रुटि उन सब का योग करो। तो पहला योग 0.01 ये है ना, दूसरा 0.06, तीसरा 0.20, चौथा 0.09, यहाँ पे पांचवा समान नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ 0.18 और बटा में 5 बार। ठीक है, इसको ऊपर वाले को जोड़ो भाई, देखिए अपन यहाँ पे जोड़े 8 9 17 0 0 और 17 और 6 23 और 1 24 का कितना आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से 0 0 2 और 0 और 3, ठीक है 3 और वो तो 5, तो ये हो गया आपका 0.54 बटा में क्या लगा दें 5 का भाग। अब भाग लगाएंगे तो ये जो मान आएगा इसको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं 0.11। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं कि जो अपना कितनी राशि आ गई, TM भी आ गया और डेल्टा TM भी आ गया। अब अपन इस पाठ्यांक को दर्शा सकते हैं कैसे, T बराबर में अपन कह सकते हैं TM प्लस माइनस में डेल्टा TM। ठीक है, तो TM क्या लिख देंगे, वास्तविक मान 2.62 प्लस माइनस में 0.11। तो ये आपका दर्शाने का तरीका हो गया। तो अभी तक अपन कह सकते हैं कि जो आपका फाइनल उत्तर आएगा ना, उस उत्तर को इस तरीके से दर्शा के आएंगे। लेकिन अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, जो आगे वाली स्लाइड में अपन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, सापेक्ष त्रुटि सूत्र याद है आपको, सापेक्ष त्रुटि बोलो चाहे भिन्नात्मक त्रुटि बोलो। चलिए मैं सूत्र लिख देता हूँ कि जो सापेक्ष त्रुटि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सापेक्ष त्रुटि का सूत्र याद रखिए। तो आपका सूत्र था डेल्टा TM बटा में TM, और यही था डेल्टा TM बोलो तो आप कहोगे 0.11 और TM बोलो 2.62। इसको भाई सोल्व कर लो, इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये लगभग जो आएगा वो आएगा इसको थोड़ा देखना पड़ेगा 0.04। ठीक है,
इतना आ जाएगा ये। 1 मिनट और मैं इसको चेक कर लेता हूँ डिवाइड करके। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई अपन किस तरीके से करते हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। फिर भी अपन अप्रोक्स करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ ये सही आएगा 0.04, ये आ गया। सापेक्ष त्रुटि होगी इतनी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें चाहिए प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? देखो प्रतिशत त्रुटि होते डेल्टा TM बटा TM और गुणा में 100%। ठीक है, जो आपका सापेक्ष त्रुटि है करेंगे कैसे? 0.11 बटा में 6.2 गुणा में 100%। कितना? 100%। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 4%, क्योंकि इसको 100 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी होता है। क्यों भाई? इसमें अपने को सबसे पहले माध्यमान निकालना पड़ता है, फिर अपने को हर एक के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ती है, फिर उसके सबके डेल्टा आएंगे, फिर उनको जोड़ के उसका भाग लगाना पड़ेगा, जहाँ से अपने पास डेल्टा TM जैसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि आती है, फिर उसको अपन दर्शा देते हैं, फिर सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। लेकिन कोई आसान सा क्वेश्चन दे आपके लिए कि सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि सीधा पूछना चाहिए तो क्या होगा? देखो एग्जाम्पल के लिए देखें कि मान लीजिए कोई भी लंबाई है, उस लंबाई का मापन किया उसने और उसका उत्तर आया 10.01 प्लस माइनस में 0.1। बोला इसके लिए पूछ लिया आपसे कि इसके लिए सापेक्ष त्रुटि बताओ, तो इसके लिए सापेक्ष त्रुटि बिल्कुल आसान होगी। कैसे? बोला ये वाला तो डेल्टा M है और ये आपका M है, तो आप कह सकते हैं इसका सीधा ही उत्तर है 0.1 बटा 10। ठीक है, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपन ने किसी भी पाठ्यांक को त्रुटि के साथ दर्शाना तो सीख लिया, लेकिन अब अपन सीखना चाहते हैं कि भाई जो गणितीय संक्रियाएं हों, योग हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, भाग हो, इनमें त्रुटियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी ये भी अपने को जानना पड़ेगा। तो अपन सीखते हैं त्रुटियों का संयोजन। और त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले अपन देखते हैं योग और घटाव की त्रुटियां किस तरीके से लेंगे। तो मान लो जैसे पहले मैं बात करता हूँ 1 नंबर योग में, कि योग का जो ऑपरेशन होता है या योग का जो करने का तरीका होता है, अपन कह सकते हैं कि Z बराबर A प्लस B होगा। Z बराबर A प्लस B होगा। A का भी पाठ्यांक है, B का भी पाठ्यांक है, लेकिन अपने को देखना है कि इसमें त्रुटियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसके केस में जो त्रुटियों को लिखने का तरीका जो होगा वो इस तरीके से होगा, डेल्टा Z यानी Z में त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो ये तो हो गया आपका इस तरीके से त्रुटियों का संयोजन। इसी तरीके से बात करता हूँ 2 नंबर किसकी? घटाव की। अब देखो घटाव का जो ऑपरेशन होगा वो इस तरीके से होगा, Z बराबर A माइनस B। बोला इसमें त्रुटियां किस तरीके से जोड़ी जाएंगी या किस तरीके से आंसर आएगा? तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? बोला डेल्टा Z लिखेंगे ना, तो डेल्टा A और यहाँ पे चाहता है वो माइनस लगे, लेकिन अपन कहते हैं कि अपन अधिकतम त्रुटियां देखना चाहते हैं, तो इसके केस में चाहे योग का हो चाहे घटाव का हो, त्रुटियां जुड़ेंगी। त्रुटियां क्या होगी? जुड़ेगी। तो इसके अंदर भी क्या लगेगा? प्लस डेल्टा B। तो दोनों के दोनों एक ही तरीके से होंगे। इसका इस तरीके से तो आपको योग करना है। बोला इसमें और क्या पूछा जा सकता है? इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन यानी कथन का क्वेश्चन बन सकता है, उसको अपन ध्यान से कह सकते हैं कि यह नियम कहता है कि 2 राशियों को जब जोड़ा या घटाया जाता है तो अंतिम जो आंसर होगा या जो परिणाम होगा उसमें क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटियां या निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। यानी अपन कह सकते हैं इसमें क्या होता है? इसमें अपन कह सकते हैं ये वाली क्या है? निरपेक्ष त्रुटि किसकी? Z की। और ये किसकी है? A की। और ये किसकी है? B की। तो अपन कह सकते हैं कि योग की निरपेक्ष त्रुटि उन प्रत्येक क्वांटिटी यानी प्रत्येक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। चाहे वो योग हो चाहे वो घटाव हो, त्रुटियां जुड़ेंगी। और कौन सी त्रुटि? निरपेक्ष त्रुटि। बात आपको समझ में आई? तो स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सी त्रुटियों का योग होता है? निरपेक्ष त्रुटियों का। तो ये तो हो गया किसका? प्लस और माइनस का निपटारा। अब चलते हैं गुणनफल और भागफल की तरफ। तो गुणनफल कैसा दिखता है? तो इसमें अपन देखते हैं। देखो पहले अपन देखें गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? Z बराबर A गुणा B। इसके अंदर जो त्रुटियों के संयोजन या जोड़ने का जो कारण होगा यानी किस तरीके से आएंगे उसका नियम इस तरीके से। बोला इसको आप इस तरीके से लिखें, डेल्टा Z बटा Z बराबर में डेल्टा A बटा A प्लस डेल्टा B बटा B। इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी किसमें? गुणनफल में। बोला भागफल बताओ। तो भागफल का जो ऑपरेशन होगा वो Z बराबर में A बटा B होगा। बोला इसमें किस तरीके से त्रुटियां संयोजित होंगी? तो डेल्टा Z बटा Z बराबर में डेल्टा A बटा A। और यहाँ पे भी आपका प्लस लगेगा डेल्टा B बटा B। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका नियम है उसके अंदर कौन सी त्रुटि काम आ रही है? सापेक्ष यानी भिन्नात्मक त्रुटि आ रही है। तो इसका नियम भी पढ़ लेते हैं। ये नियम कहता है कि जब गुणा और भाग हो
तो प्राप्त परिणाम में यानी फाइनल आंसर में आपेक्षिक त्रुटि यानी ये वाली आपेक्षिक त्रुटि उसकी प्रत्येक की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होगी। अंतर क्या आया? गुणा और भाग के अंदर जो आप जोड़ेंगे वो आप कौन सी जोड़ेंगे? अपेक्षिक या सापेक्षिक बोल दो या भिन्नात्मक त्रुटियों का योग होगा। लेकिन जोड़ और घटाव के अंदर निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ जाएंगी। समझ गए? योग और घटाव के अंदर निरपेक्ष त्रुटियों का योग, जबकि गुणा और भाग के अंदर आप कह सकते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटियों का योग होगा। ये आपको सीख लेना है किस तरीके से करना है। यहाँ पे कथन का क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है मापित राशियों की घातों के प्रकरण में त्रुटि। भाई घातों के प्रकरण में त्रुटि कैसे होगी? देखो कि z बराबर में a का घात n लगा है, a का घात n लिखा है, तो इसमें त्रुटियां किस तरीके से जाएंगी? तो अपन कहेंगे इसको लिखेंगे डेल्टा z बटा z, घात आगे आ जाएगी n और डेल्टा a बटा a, इस तरीके से होगी। यदि कोई जैसे और है उसके अंदर इस तरीके से है कि z बराबर में a की घात मान लेते हैं p है, b की घात q है और जो आपका c है उसकी घात r है। बोला इस ऑपरेशन को करके बताओ। तो सिंपल सा है, डेल्टा z बटा z बराबर में घातें आगे आएंगी p और यहाँ पे अपन कह सकते हैं डेल्टा a बटा a प्लस में घात q आगे आ जाएगी डेल्टा b बटा b और यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं प्लस ही लगेगा और r डेल्टा c बटा c। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन होंगे। तो अपन कह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट देख रहे हैं, इनके अपन प्रूफ नहीं कर रहे हैं। प्रूफ करना कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आने, उसमें टाइम अपन जाया नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है। इसका नियम कहता है किसी भौतिक राशि जिस पर k घात चढ़ाई जाती है उसकी आपको आपेक्षिक त्रुटि, यानी आप यहाँ पे कौन सी त्रुटि लिख रहे हैं? आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि लिख रहे हैं। उस राशि की आपेक्षिक त्रुटि की k गुणा हो जाती है। यहाँ पे देखो इस a की आपेक्षिक त्रुटि की कितना गुणा होगी? n गुणा। तो ये आप स्टेटमेंट अच्छे से देख लें। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैंने तीनों आपको नियम बता दिए हैं। पहला नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम है आपका योग का नियम। योग के नियम में क्या करेंगे? जैसे z बराबर a प्लस बी है, घटाव में z बराबर a माइनस बी है, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं? त्रुटियों का संयोजन करेंगे। बट कौन सी वाली त्रुटियों का? निरपेक्ष त्रुटियों का। गुणा और भाग आ जाए तो गुणा और भाग आ जाए तो आप कहेंगे कि जब z है उसकी क्या लिख पाएंगे? भिन्नात्मक त्रुटि, और यहाँ पे भी आप भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटियों का योग कर देंगे। ये हो गया गुणा और भाग और ये हो गया आपका घात का नियम। ये तीनों नियम आप याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल कह रहा है किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप, एक T1 दिया है और एक T2 दिया है। T1 का वास्तविक मान और उसकी त्रुटि है और T2 में भी वास्तविक मान और त्रुटि है। अपने को बताना है कि तापांतर और उसमें जो त्रुटि आई है उसको सही तरीके से दर्शाइए। अपन कह सकते हैं जो फाइनल उत्तर बताएंगे अपन वो किसका बताने वाले हैं? तापांतर का। तापांतर का उत्तर बताएंगे तो वास्तविक मान और उसके अंदर त्रुटि क्या होगी ये बताएंगे। अपन कह सकते हैं ये वाला कौन सा है? अंतर का प्रक्रिया है। अंतर की प्रक्रिया हो चाहे योग की प्रक्रिया हो, अपन कह सकते हैं अंतर जैसे t पता करना है वो तो सामान्य तरीके से होगा T2 माइनस T1। सामान्य का मतलब कैसे? जैसे अपन कह सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में से घटा देंगे 20 डिग्री सेल्सियस, यानी उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये तो आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। ये कह सकते हैं जो पहले घटाव करते थे वैसे ही करना है, लेकिन त्रुटियों का संयोजन किस तरीके से करना है? तो अपन नियम पढ़ के आए, चाहे योग हो चाहे घटाव हो निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ेंगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है। और ये क्या होगा? डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1। आप पूछोगे माइनस क्यों नहीं लगाया? तो मैंने पहले ही बता दिया, चाहे योग हो चाहे घटाव हो ये निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ेंगे। तो बता दो इसमें कितना होगा? तो ये होगा 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इसका उत्तर आ गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपका तापांतर त्रुटि के साथ अपन ने दर्शा दिए। ये बातें आपको समझ में आई? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, अंतर पे आधारित था। ठीक है, योग वाला काफ़ी आसान होता है, योग का ऑपरेशन वैसे ही होगा और उसमें भी त्रुटियाँ जुड़ जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वाला आपका क्या हो गया? भाग का एक संयोजन, यानी भाग में त्रुटियां किस तरीके से संयोजित होती है इसके बारे में है। आपको बताया है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर क्या है? V बटा I है। R बराबर क्या है? V बटा I है। आपको बताना है कि R में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो इसकी त्रुटियां अपन कैसे लिखते हैं? डेल्टा R बटा R बराबर में डेल्टा V बटा V और प्लस में डेल्टा I बटा I। ठीक है ना, ये इसी तरीके से लिखते हैं। डेल्टा R बटा R, V को लिख दिया डेल्टा V बटा V। जो भागफल वाली है उसको अपन प्लस में डेल्टा I बटा I लिखते हैं। लेकिन अपने को कौन सी त्रुटि चाहिए? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि लगाने के लिए अपन कह सकते हैं या पता करने के लिए कह सकते हैं 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो 100% यहाँ लगा दिया। इसी तरीके से डेल्टा V बटा V और गुणा 100%
और इसी तरीके से डेल्टा आई बटा आई और गुणा में 100%। अब इसके मान रख दो, उत्तर आपको मिल जाएगा। डेल्टा भी ढूंढ के लाओ तो आप कहोगे 5/100 और गुणा 100%। इसी तरीके से यहाँ पे अपन कहें डेल्टा आई कितना है 0.2/10 और गुणा 100%। मान पता करिए तो अपन कह सकते हैं 100 से 100 कट गया तो पहले में कितना है 5%। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 5%। और दूसरे में कितना है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2%। तो फाइनल उत्तर आपका आ गया 7%। ये जो पूरा का पूरा है वो क्या है, आर में प्रतिशत त्रुटि। क्या है, आर में प्रतिशत त्रुटि। तो अपन कह सकते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो भागफल पे आधारित था। अगला क्वेश्चन अपना घात पे आधारित है। क्या बोला है, यदि z बराबर ये हो तो z की आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी बताइए। तो अपन क्या कह सकते हैं, z को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे a की घात कितनी है 4 है, b की घात 1/3 है और बटा में है c और d की घात 3/2। क्या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा z बटा z। डेल्टा z बटा z का नाम क्या होगा, आपेक्षिक या फिर भिन्नात्मक त्रुटि होगी। बराबर लिख सकते हैं, घातें आगे आ जाएंगे, 4 गुणा में डेल्टा a बटा a। यही तो नियम था, घातें आगे आके उसकी अपेक्षित त्रुटि से गुणा हो जाती है। प्लस लगेगा यहाँ पे 1/3 घातें आगे डेल्टा b बटा b। इसी तरीके से ये c जो है इसकी घात 1 है तो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं डेल्टा c बटा c। और इसकी घात है 3/2 तो 3/2 डेल्टा d बटा d। यही इसका उत्तर है। अपन कह सकते हैं अपने से क्या पूछा था, केवल आपेक्षिक त्रुटि। तो इस तरीके से अपन घातों का नियम क्या जानते हैं, घातें सामने आ जाती हैं और फिर उसका गुणा किससे करते हैं, उसकी भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रयोग में भौतिक राशियाँ a, b, c और d के मापन में जो प्रतिशत त्रुटियाँ दे रखी हैं ये आपको यहाँ पे बताया। तो आपको पूछा है कि x के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो सबसे पहले आपको x यहाँ पे दिखाई दे रखा है। इस x को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा x बटा x लिख सकते हैं। 2 घात आगे आ गई डेल्टा a बटा a। ठीक है, 1/2 आगे आई डेल्टा b बटा b। ये चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, काफ़ी आसान है। घातें आगे आ जाएंगी 1/3 डेल्टा c बटा c और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 3 गुणा में डेल्टा d बटा d। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि। तो आप कह सकते हैं देखो यहाँ पे किससे गुणा कर सकते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं। 100 से गुणा कर देना, 100 से गुणा कर सकते हैं और इस पूरे को अपन कह सकते हैं 100 से गुणा करें तो आपको प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी से करेंगे कि x के मापन में प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 गुणा में 1 में a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो आप कहोगे 1%। 2 गुणा में 1%। इसी तरीके से ये 1/2 है। b में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2%। यहाँ पे 1/3 है और c में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 3%। इसी तरीके से ये 3 गुणा में d में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 4%। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2% हो गया, ये 2%। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1%, यहाँ पे भी 1% और वहाँ पे कह सकते हैं 12%। जोड़ लो भाई, 12, 13, 14 और 2, 16% इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। मैं कह सकता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अपन ने डिस्कस किया और ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। ये भी एक बार नहीं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे अपन ये डिस्कस करें, ये 2013 में पहले पूछा और उसके बाद 2019 में पूछा। तो जिस तरीके से नीट के जो PYQ हैं उनका जो ट्रेंड चलता है आने वाले टाइम में वैसे से ही क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए अपन ने पहले से ही इस चैनल पे नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रखा है। यदि आपको लगता है कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छे से करें और अपने को ये पता लगने लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार उस पर ज़रूर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि कोई भी चैप्टर है वो किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यह भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान ABCD में प्रतिशत त्रुटियां दे रखी हैं। तब आपको बताना है कि P जो है उसमें प्रतिशत त्रुटियां क्या होगी। तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कैसे, डेल्टा P बटा P गुणा में प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या है, P में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा 3 गुणा में डेल्टा A बटा A। 3 कहाँ से आ गया, घात थी ना उसकी, और प्लस में 2 गुणा डेल्टा B बटा B। प्लस में यहाँ पे C की घात कितनी है 1 है तो डेल्टा C बटा C प्लस डेल्टा D बटा D। प्रतिशत चाहिए तो सभी को किससे गुणा कर दो, 100% से गुणा कर दो, 100% से गुणा कर दो। बट सिंपल है, आप इतना दिमाग मत लगाया करें। आपको सीधा लिखना चाहिए 3 घात है
और ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1 की, तो 1 से गुणा कर दें, 1 से गुणा कर दें, प्लस बी की घात 2 और उसकी प्रतिशत त्रुटि है 2% गुणा कर दें। यहाँ पे अपन कह सकते हैं सी की प्रतिशत त्रुटि 3 है, 3 की 3 ही है, घात है नहीं उसके, और यहाँ पे भी डी के लिए 4% है। जोड़ो तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14% त्रुटि इसमें आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14%, यानी 14%। ठीक है, तो ये भी मैं कह सकता हूँ सिमिलर है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि नीट 2023 में पूछ लिया गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक तार का द्रव्यमान आपको दे रखा है। ये तरीका इस तरीके से है कि ये वाला उसका वास्तविक मान है और ये इसमें त्रुटि है, ये द्रव्यमान में होगी, इसी तरीके से ये त्रिज्या में होगी और इसी तरीके से ये लंबाई में होगी। और आपको बताना है कि घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात नहीं आती कि तार का घनत्व कैसे लेके। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, तार जो होता है वो एक बेलनाकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आकृति होती है और अपन जानते हैं कि जो बेलन होता है उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो v बराबर अपन कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुणा एल। बोला आर क्या होगा, आर इसकी त्रिज्या होगी, एल उसकी लंबाई होगी, तो ये इसका आयतन हो गया। बोला आयतन का इससे क्या लेना देना। तो आप कहोगे देखो रो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। रो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आप कह सकते हो रो का रो एम बटा वी की जगह क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आप यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हो कि जो रो है उसकी जो निर्भरता है वो एक तो इस एम पे है और एक त्रिज्या पे है और एक लंबाई पे। क्या इसको प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं बड़े आराम से लिख सकते हैं डेल्टा रो बटा रो गुणा 100%। ये प्रतिशत में हो गया। ये क्या है, ये घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे डेल्टा एम बटा एम गुणा 100%। ये एम में प्रतिशत त्रुटि होगी। त्रिज्या की बात करें तो 2 गुणा में डेल्टा आर बटा आर। ठीक है, प्लस में अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एल बटा एल, और इनमें प्रतिशत त्रुटियाँ चाहिए तो सबको किससे गुणा कर दो, 100% से। ठीक है, अब इसके डेटा लाओ। तो डेल्टा एम देखो, डेल्टा एम है एम के मापन में कितनी त्रुटि है। तो एम के मापन में यहाँ पे त्रुटि दे रखी है 0.003 बटा में अपन कह सकते हैं 0.3 और ये 100 अंदर आ जाएगा तो 100%। ठीक है, ये हो गया। प्लस 2 गुणा में डेल्टा आर ढूंढो, ये रहा त्रिज्या। क्या यहाँ पे चेंज करेंगे डेटा, कोई ज़रूरी नहीं है। ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर mm है जिसमें यहाँ पे लिखूँ 2 क्या आ गई, घातें आ गई, और यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट गुणा में 0.005 mm है तो नीचे भी तो mm है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कन्वर्जन अपन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एल में आ जाइए। तो एल क्या है 0.06 सेंटीमीटर और बटा में 6 सेंटीमीटर गुणा में 100%। यह हो गया। अब इसको देखो, इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100 से, यहाँ पे 0.3 हो गया, 0.3 बटा 0.3 1%। यहाँ से आया 1%। यहाँ से अपन कह सकते हैं 100 से गुणा करो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 नीचे कट गया। और यहाँ पे कह सकते हैं 1 और 1 को 2 से गुणा कर दो 2%। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर 6 बटा 6 1%। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर आएगा 4%। कितना हो जाएगा 4%। तो सही उत्तर आया 4%। तो कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। सिंपल है, थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफ़ी आसान थी। बस थोड़ा सा धैर्य रखते हुए कैलकुलेट करते जाइए, आप फाइनल उत्तर तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये टाइप एक अलग होता है जिसके अंदर आपको डेटा दिए जाते हैं, सूत्र आपको खुद को लगाना पड़ता है, फिर आपको प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का दोलन काल दिया जाता है किस सूत्र से, t बराबर 2π√L/g। इस सूत्र को अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है, सभी को पता है। और इसमें कह रहा है कि जो L का मापित मान है, जो L का मापित मान है वो आपका है 20.0 सेंटीमीटर और इसमें 1 mm की यथार्थ है। ठीक है, यानी कहना चाहता है कि ये जो L का मान जो मापा गया है वो मापा गया है आपका जो मीटर स्केल होता है ना उससे। कैसे पता लगता है ये मीटर स्केल से नापा गया है, देखिए सेंटीमीटर में डेटा नाप रहा है और पॉइंट के बाद 1 अंक तक नापता है और कह रहा है कि 1 mm की उसमें एक्यूरेसी है। तो अपन कह सकते हैं मीटर स्केल से सबसे छोटा जो मान है वो 1 mm तक ही नापा जाता है और सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद 1 अंक तक ही वो लिखने में सक्षम है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये मीटर स्केल से नापा गया है। ठीक है, ये पता लग गया आपको अलग से।
समय को 1 सेकंड विभेदन वाले कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। तो यहाँ पे जी में आपकी त्रुटि क्या होगी आपको बताना है। कलाई घड़ी अपन जानते हैं जिसमें सुई हो, सुई वाली घड़ी में अपन देखते हैं कि जब सुई का कांटा जो है वो जब एक बार चलता है तो 1 सेकंड चलता है, तो अपन कह सकते हैं 1 सेकंड से छोटा मापन वो नहीं कर सकता, तो इसमें हो गया 1 सेकंड का। तो ये तो होगी क्वेश्चन की बेसिक जानकारियाँ। अब अपने को किस में पता करना है, जी में। देखो अपन यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। टी बराबर क्या है, टी बराबर है 2π√L/g। अपने को लाना है जी को एक तरफ, तो अपन दोनों तरफ क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे टी का होल स्क्वायर, 2π का होल स्क्वायर बोलो तो 4π का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया L और नीचे आ गया जी। जी को एक तरफ ले आओ, तो जी को इस तरफ लाए तो इधर चला गया 4π² गुणा L/t²। अपने को समानुपाती जैसी निर्भरता चाहिए, तो जी समानुपाती क्या हो गया 4π² नियत मान लो, नियत है ही, मान क्या लें L/t²। अब आप इसको लिख सकते हो कैसे, ΔG/g, ΔG/g बराबर में क्या लिख सकते हो, बराबर में लिख सकते हो ΔL/L, ΔL/L प्लस में 2 गुणा में ΔT/t, ΔT/t। आपको जी में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, जी में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो आप 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ΔG/g गुणा में 100%। ठीक है। अब आपको ये जी में प्रतिशत त्रुटि पता करने के लिए कितने डेटा चाहिए, ΔL/L, ΔL/L, ΔL है क्या, हाँ है 1 mm है यहाँ पे ΔL। ठीक है, और क्या L है, ये भी है आपके पास, कितना है 20 सेंटीमीटर। ये दोनों डेटा हैं। अब आगे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कैसे, बोला ΔT आवर्तकाल, आपको ΔT और T इसमें अपन कह सकते हैं आवर्तकाल पता करना है। तो यहाँ पे या तो आवर्तकाल रख दो या फिर ये कुल समय वाला रख दो। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखो आप एक चीज़ जानते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ, इसको थोड़ा यहाँ साइड में कर लेते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी होता है कुल समय, कुल समय बटा यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि दोलनों की संख्या, कुल समय बटा दोलनों की संख्या। अब देखो कैपिटल टी बराबर कुल समय कितना है स्मॉल टी, और दोलनों की संख्या n है। देखिए जो अपन कहते हैं कि दोलनों की संख्या है ये एक फिक्स मान है, और ये फिक्स मान होने से अपन कह सकते हैं कि ये इसमें त्रुटि नहीं होती। और अपन कह सकते हैं कि सार्थक अंकों के अंदर अपन ये देखते भी हैं, जैसे 5 पेन है या किसी क्लास में 20 छात्र हैं, या फिर इस तरीके का जो n है ये फिक्स होते हैं और इसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये n आपका यहाँ पे फिक्स होगा, और ये n फिक्स होने से अपन कह सकते हैं जो कैपिटल T है वो समानुपाती स्मॉल t है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ΔT/t और समानुपाती ΔT/t। यानी आप कह सकते हो इस डेल्टा कैपिटल T वाले को छोटे ΔT/t में लिख सकते हो, और ऐसे मान अपने पास है। और अब इसको किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, जिससे अपने मिल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो मान रखिए ΔL का। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखिए ध्यान ये रखना होता है कि जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा। ऊपर जो मात्रक है जो है mm है, नीचे सेंटीमीटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो mm को अपन किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 mm बराबर कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, ये मैंने सेंटीमीटर में रखा, तो नीचे अब मैं सेंटीमीटर में सीधा ही रख सकता हूँ 20। तो 0.1/20 2 गुणा में ΔT, ΔT अपन कह सकते हैं इसमें कितना है 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड बटा में कुल समय कितना कह सकते हैं 90, कितना कह सकते हैं 90, और गुणा में अपन कह सकते हैं 100%, क्या कह सकते हैं 100%। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो इसका उत्तर आएगा यहाँ से वो आपको उत्तर मिलने वाला है कितना, ये जो इसको सोल्व करोगे इससे मिलेगा 0.027, और जब इसको सोल्व करोगे तो 2.7%, 2.7%। NCERT इसका जो उत्तर देती है वो अपन कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके कितना देती है 3%। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं कि आने वाले टाइम में एग्जाम में आने की संभावना भी इसकी रहती है। जेईई मेन 2021 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, तो नीट में भी इसकी संभावना बनती है। अपन ने इस तरीके से मापन में त्रुटियों में सबसे पहले अपन ने देखा कि त्रुटियों का वर्गीकरण यानी त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसको अच्छे से देखा। फिर अपन ने देखा निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटियाँ क्या होती हैं। फिर अपन ने देखा कि त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, जिसके अंदर अपन ने 4 नियम देखे, योग का, घटाव का, गुणा का, भाग का, और उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन किए।
फिर भी आपको कोई लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, जिसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। फिर भी आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।